हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, CITS का फॉर्म ऑनलाइन चालू हो चुका है 15 तारीख से। तो जो बच्चे ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं या BTech किए हैं, वो CITS का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका पेपर जो है 19 और 20 जुलाई को होने वाला है। इसके बाद CITS जो बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी भी परीक्षाएं जुलाई लास्ट या अगस्त में होने की संभावना है। इसके साथ साथ इसरो, NFC और जो NPCIL के फॉर्म हैं, ये भी बहुत जल्द आपके आ जाएंगे, इनकी परीक्षाएं भी। और जो ITI के एग्जाम्स हैं, इसकी भी संभावना है कि अगस्त में हो जाए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अपने पास मैक्सिमम 30 से 35 दिन, मैक्सिमम कह सकते हैं 40 दिन का अपने पास समय है। अगर CITS की परीक्षा को देखा जाए तो अपने पास केवल 1 महीने का समय है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए 30 डेज का एक हिसाब से क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। वही बातें करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पढ़ेंगे, बस उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में एज इट इज पूछी जाती हैं। कोशिश किया जाएगा कि CITS की परीक्षा होने से पहले आप लोगों को पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा दिया जाए। थ्योरी के साथ साथ अगर हो सकेगा तो MCQ भी करवा दिया जाएगा उसके साथ साथ। और जो उसमें कुछ नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, GS के हो गए, जो 25 क्वेश्चन होते हैं, अगर अपने पास समय रहा तो बीच बीच में उसके लिए भी हम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना 30 डेज का क्रैश कोर्स। 30 डेज क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? हो सकता है किसी एक दिन में आपको 2 से 3 वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाए, या हो सकता है आज एक वीडियो डाल दी गई, कल अगर समय नहीं मिला तो कल वीडियो न डाल के परसों डाली जाए। बट 30 डेज के अंदर कोशिश रहेगा आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से। आप लोगों के लिए एक और जरूरी सूचना, जैसा कि आपको पता है हमारी जो टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी लॉन्च होने वाली है। अगर आप लोगों ने उसमें अभी तक इनरोल नहीं किया है तो ऐप पर विजिट करके, हमारे अल्ट्रा ITI ऐप पर विजिट करके आप जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट चैप्टर है सेफ्टी का है। सेफ्टी से रिलेटेड हम कुछ चीजें आज देखते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी में आता है एक्सीडेंट, कि दुर्घटना क्या होती है। तो दुर्घटना से यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन दिया होता है एन एक्सीडेंट इज ये, दुर्घटना क्या है। नीचे होता है अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल, अनकंट्रोल्ड, फिर ऑल ऑफ दीज। पूछा जाता है दुर्घटना क्या है। अनप्लान्ड होती है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल और अनकंट्रोल्ड इवेंट होती है। दुर्घटना में है, बस हमें इतना ही याद रखना है। दुर्घटना का वैसे मतलब आप लोग समझते ही, ऐसी घटना जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता है, इससे हमें काफी ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो कह सकते हैं जो एक्सीडेंट है ये अनप्लान्ड होती है, अनडिजायरेबल होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सीडेंट से रिलेटेड। एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड, अनडिजायरेबल, अनकंट्रोल्ड इवेंट। अब एक जो फैक्ट है आप लोगों के लिए, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है उसमें जो भारत का स्थान है विश्व में 3रा स्थान है। भारत का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में वर्ल्ड में कौन सी रैंक है? 3rd रैंक है। अगर सेफ्टी से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में हर 100 इंसिडेंट में 31 डेथ हो जाती है। मान लीजिए अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं, 100 कोई घटनाएं घटती हैं, तो उसमें से 31 डेथ हो जाती है। इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज की भी कमी होती है, भारी इंजरी की वजह से भी हो सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी क्या है? जैसा कि आपको पता है, सेफ्टी मतलब अपने आप की सुरक्षा करना, मशीन की सुरक्षा करना, या फिर वर्कशॉप की सुरक्षा करना। किससे? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट से सुरक्षा ही क्या है? सेफ्टी है। एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए। अब सेफ्टी को हम सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए पूछा जा सकता है सेफ्टी कितने कैटेगरी की होती है, तो 3, सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी में क्या आता है? अपनी सुरक्षा आती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है। सबसे पहले अपनी सुरक्षा है, फिर उसके बाद कोई काम है। सेफ्टी फर्स्ट, वर्क नेक्स्ट।
सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी है, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक शब्द पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पीपी स्टैंड फॉर, पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट जो आपकी सुरक्षा प्रदान करते हैं उसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो ये फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीपी को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो पीपी को हम 8 भागों में बांटते हैं। अब हर एक कैटेगरी के लिए हर एक अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, तो इस चार्ट को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे कि कौन सी पीपी किट्स हमारी किस श्रेणी में आती है। तो पीपी फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें आपके सिर की सुरक्षा के लिए जैसे हेलमेट हो गया, टोप हो गया, जो कुछ भी हम सिर की सुरक्षा के लिए यूज करते हैं वो आता है आपका पीपी फर्स्ट में। पीपी सेकंड में आता है आपका सेफ्टी फुटवियर, पैरों की सुरक्षा के लिए जो हम सेफ्टी शूज प्रयोग करते हैं वो आपके आते हैं सेफ्टी शूज, सेफ्टी फुटवियर पीपी सेकंड के अंतर्गत। जो पीपी थर्ड की कैटेगरी होती है इसमें रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, जो कि आप फिल्टर वगैरह प्रयोग करते हैं सांस संबंधी के लिए। वो जितनी भी आपकी पीपी किट्स होती हैं किस श्रेणी में आती है, पीपी थर्ड में। पहला हो गया सिर की सुरक्षा के लिए, दूसरा हो गया आपका पैरों की सुरक्षा के लिए, तीसरी हो गई सांस की सुरक्षा के लिए। जो फोर्थ है पीपी फोर्थ की कैटेगरी में आर्म्स मतलब कि बाहों के हैंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, हमारी हाथों की सुरक्षा के लिए जो हम लोग ग्लव्स वगैरह पहनते हैं ये सभी आपके आते हैं पीपी 4 के अंतर्गत। पीपी फिफ्थ की कैटेगरी में देखा जाए तो आईज एंड फेस प्रोटेक्शन, आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए और आपकी चेहरे की सुरक्षा के लिए जो भी आप ग्लव्स प्रयोग करते हैं, फेस शील्ड प्रयोग करते हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स प्रयोग चश्मे का प्रयोग कर लिए, गॉगल्स, और ये मान लीजिए आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो फेस शील्ड का प्रयोग कर लिए। तो आंखों की सुरक्षा के लिए और फेस की सुरक्षा के लिए जो भी प्रयोग करते हैं, चेहरे की सुरक्षा के लिए पीपी 5 के अंतर्गत आता है। पीपी 6 कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड ओवरऑल्स आते हैं, जैसे जो आप पूरे बॉडी की सुरक्षा के लिए जो एप्रन्स पहनते हैं, ओवरऑल पहनते हैं, लेदर के बने होते हैं, ये सब आपके पीपी 6 की श्रेणी में आते हैं। पीपी 7 की श्रेणी में ईयर प्रोटेक्शन आते हैं, जैसे कि आप मफ प्रयोग करते हैं, ईयर प्लग प्रयोग करते हैं, ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत, ईयर प्रोटेक्शन के अंतर्गत, जो भी आप ईयर के कानों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं जहां पर काफी अधिक शोर हो रहे होते हैं, तो ईयर प्रोटेक्शन पीपी 7 के अंतर्गत आता है। पीपी 8 की बात की जाए तो इसमें सेफ्टी बेल्ट आते हैं। मान लीजिए कभी किसी खंबे पे आपने किसी को चढ़ते हुए देखा होगा, काफी ऊंचे स्थानों पे चढ़ते हुए देखा होगा, तो वैसे तो चढ़ते नहीं है, एक सेफ्टी बेल्ट बांधते हैं फिर वो उस पे चढ़ते हैं। तो ये सबसे लास्ट कैटेगरी होती है सेफ्टी बेल्ट वाली, पीपी 8 में आती है। एक बार फिर से देखते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए पीपी फर्स्ट, पैरों की सुरक्षा के लिए पीपी सेकेंड, सांस की सुरक्षा के लिए पीपी थर्ड, हाथों की सुरक्षा के लिए पीपी फोर्थ, चेहरे की सुरक्षा के लिए और आंखों की सुरक्षा के लिए पीपी 5। इसके बाद पूरे शरीर की सुरक्षा के लिए जो होते हैं क्लॉथ वो पीपी 6 के अंतर्गत आते हैं। कान की सुरक्षा के लिए पीपी 7, और जो सेफ्टी बेल्ट होते हैं कभी ऊंचाई वगैरह पे जो आपको खंभों पे चढ़ना होता है, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ना होता है, वो पीपी 8 की कैटेगरी में आते हैं। तो है पीपी का वर्गीकरण। इसके बाद जो हमारी टॉपिक आती है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में सेफ्टी से, वो है आपका फायर। फायर का मतलब आपको पता है आग होता है, कोई भी पदार्थ जल रहा है तो वही क्या है, आग है। अब आग के जलने के लिए कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें जो आपको ऑप्शन सही करना होता है वह होता है हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। जो फायर का ट्रायंगल बनता है कुछ इस प्रकार का आपको एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है, यहाँ बीच में आपकी फायर होती है, ठीक है, यहाँ आपका एक फ्यूल हो गया, यहाँ हीट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। तो फायर हमारी कब जनरेट होगी, जब उसमें हीट जो ऊष्मा है किसी भी सोर्स से आप दे सकते हैं, फ्यूल आपके कोई भी हो सकते हैं, ठोस द्रव गैस, ऑक्सीजन आपको पता ही है वातावरण में उपलब्ध होती है। जब फ्यूल हीट ऑक्सीजन तीनों मिलेगा तो जो इनका केमिकल रिएक्शन होगा उससे हमारी जनरेट होगी आग। अब अगर हमें आग को बुझाना है तो इन तीनों में से किसी एक तत्व को हमें वहां से हटाना पड़ेगा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप फ्यूल को रिमूव कर रहे हैं, जो भी आपके ईंधन है जो जल रहा है उसको रिमूव किया जाए आग से, तो उसे क्या कहते हैं, स्टार्विंग कहते हैं। ईंधन को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टार्विंग कहलाती है। इसके बाद अगर हम एयर को रोक रहे हैं, जो हवा आ रही है वातावरण से, अगर हम हवा को रोक रहे हैं
हवा को कैसे रोका जा सकता है, मान लीजिए उस पर हम बालू प्रयोग करते हैं, रेत से ढक देते हैं, या उस पर हम और कोई प्रयोग कर देते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना है अगर हमें, एयर का प्रयोग मान सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद करते हैं इसको हम स्मूथनिंग कहते हैं। अगर आप मान लीजिए उसका ताप डिक्रीज कर रहे हैं, जो तापमान है उसको कम किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कूलिंग कहते हैं। इसके लिए हम जनरली प्रयोग करते हैं वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला तो पूछा जाता है फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, इन तीनों का मिश्रण होती है आग। अगर हमें फ्यूल को हटाना है तो स्टार्विंग कहलाता है, ऑक्सीजन को हटाना है तो स्मूथनिंग कहलाता है, और हमें ताप को कम करना है तो कूलिंग कहलाता है। ये तीनों आपको सब ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बात किया जाए कि फायर को कितने क्लास में हमने क्लासिफाइड किया है। फायर जनरली जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 4 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। जो मॉडर्न में कई प्रकार की क्लासेस की आपकी क्लासिफिकेशन की गई है, बट अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो ए क्लास की आग होती है, इसके अंतर्गत वुड, कोल, क्लॉथ, सॉलिड मटेरियल, जो भी आपके कपड़े होते हैं, लकड़ी होती है, कोयला होता है, इससे जो आग लगती है, कोई सॉलिड मटेरियल है उससे जो आग लगती है, वो क्लास ये के अंतर्गत आती है। क्लास ये की आग को बुझाने के लिए हम जनरली प्रयोग करते हैं वाटर का। वाटर के साथ साथ अगर एक्सटिंग्विशर की बात की जाए तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है एक ही आग को बुझाने के लिए, वाटर या फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाएगा। फुल जगह नहीं था लिखने के लिए, इसी शॉर्ट में लिखा हुआ एक्सटिंग्विशर, आप ऊपर से देख सकते हैं। क्लास बी की आग की बात की जाए तो जितने भी तैलीय पदार्थ होते हैं, ऑयल हो गया, या फिर जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, या ऐसे जो द्रवीय ठोस होते हैं, जो द्रव के रूप में ठोस होते हैं, जैसे ग्रीस वगैरह हो गई ठोस में आती है। जो फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, जो भी ऑयल होते हैं, मिल कह लिया जाए जो तैलीय पदार्थ होता है वो क्लास बी के अंतर्गत आता है। इसको बुझाने के लिए हम कई प्रकार के एक्सटिंग्विशर प्रयोग करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हैं, CO2 एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो क्लास बी की आग है, ऑयल वाली आग है, इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और CO2 एक्सटिंग्विशर, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमें वाटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है कि कभी भी ऑयल वाली आग को बुझाने के लिए हमें वाटर का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट जो है क्लास सी। क्लास सी में कौन सा आता है, जो भी आपकी गैस की आग होती है या लिक्विफाइड गैस होते हैं, जो भी गैस वाले मटेरियल होते हैं, चाहे LPG हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, जो भी गैस है आपकी, उससे जो आग लगती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। और क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम केवल ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास सी में कौन सी आएगी, जो भी गैस वाली आग होंगी क्लास सी में आएंगी। इनको बुझाने के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। जो हमारी अंतिम श्रेणी की आग है, चौथी, क्लास डी की आग होती है। क्लास डी में आपकी जो इलेक्ट्रिक विद्युत संबंधित आग होती है, और जो मेटल, जो धातुओं से संबंधित आग लगती है। विद्युत की आग और धातुओं की जो आग होती है क्लास डी में क्लासिफाइड की जाती है। इसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसी को हैलोजन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष सावधानी कि क्लास डी की आग मतलब इलेक्ट्रिक की आग है और मेटल की आग है, इसको बुझाने के लिए कभी भी हमें फोम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब फोम फायर एक्सटिंग्विशर का या फिर जो वाटर है इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए क्लास डी की आग को बुझाने के लिए। तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लास ए में जो हमारे सॉलिड मटेरियल हो गए, सोडा एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाए। क्लास बी में जो ऑयल वाले हो गए, इसके लिए फोम, ड्राई पाउडर, CO2 प्रयोग कर सकते हैं, वाटर प्रयोग नहीं करना है। क्लास सी के लिए गैस का प्रयोग करें, क्लास सी के लिए जो है गैस से लगी जो आग होती है क्लास सी में आती है, इसके लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और क्लास जो डी है इसमें इलेक्ट्रिक और मेटल की आग आती है, इसके लिए CO2, ड्राई पाउडर, CTC का प्रयोग कर सकते हैं, फोम और वाटर का प्रयोग नहीं करना है। एक्सटिंग्विशर के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक्सटिंग्विशर को हम देख लेते हैं सेपरेटली कि एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CTC स्टैंड फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम हैलोजन एक्सटिंग्विशर भी कई बार बोल देते हैं। तो
तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे सीटीसी कहे या हैलोन कहे, एक ही है। अब पूछा जाता है कि सीटीसी जो है, सीटीसी है या हैलोन एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या भरा होता है? तो इसमें हमारा भरा होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। क्या क्या भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन किसमें भरा होता है? हैलोन एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट बात किया जाए इसके प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो क्लास डी की आग के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें दो कंटेनर होते हैं, एक होता है आउटर कंटेनर और एक होता है इनर कंटेनर। हमारा आउटर कंटेनर होता है जो बाहरी आवरण होता है, इसमें हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, और जो इनर कंटेनर होता है, जो आंतरिक वाला कंटेनर होता है, इसमें भरा जाता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट भरा होता है। इसको प्रयोग करते समय क्या करते हैं, इसको उल्टा करके पटक देते हैं, तो जो अंदर एल्युमिनियम सल्फेट भरा होता है कांच की बोतल में होता है, टूट जाता है और आके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके हमें CO2 प्रदान करता है। तो पूछा जाता है कई बार कि फोम फायर में क्या भरा होता है आउटर कंटेनर में, तो आउटर कंटेनर में NaHCO3, इनर कंटेनर में Al2SO4 का होल थ्राइस। और इसके पहचान के लिए क्या होता है, इस पे जो ब्राउन कलर का, जिसे आप भूरे रंग का कह सकते हैं, एक हाथ बना होता है जिसका जो डायमेंशन है वो 100 mm का होता है। पहचान कैसे है, इस पे जो ब्राउन कलर या भूरे कलर का एक हाथ बना होगा जिसका डायमेंशन 100 mm होगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर आता है। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जनरली इसमें पाउडर के रूप में मटेरियल भरा होता है। इसका पहचान पूछा जाता है, तो इसके पहचान के लिए क्या है, इसमें एक येलो पीले कलर का हाथ बना होता है, इसका भी जो आपका डायमेंशन होता है 100 mm का होता है। हम पहचान सकते हैं, उस पर ब्राउन कलर का हैंड है तो आपका फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, येलो कलर का है, सॉरी, अगर येलो कलर का हैंड बना हुआ है तो उस पे आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो सकता है। नेक्स्ट एक विषय जो है कभी कभी पूछा जाता है कि जो एक्सटिंग्विशर होते हैं किस मटेरियल से बने होते हैं, तो कोई भी एक्सटिंग्विशर नोट करके लिख दिया है हमने, ऑल एक्सटिंग्विशर मेड ऑफ ब्रास। जो सभी एक्सटिंग्विशर होते हैं किससे बने होते हैं, पीतल से बने होते हैं, जो जितने भी टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो हम आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज टेक योर टाइम, नोट डाउन इट। तो आप लोगों ने पिछली स्लाइड नोट कर ली होगी, अब आइए आगे देखते हैं जो कुछ भी सेफ्टी में बचा हुआ है। एक बात आपको बता दें, चूंकि इसमें कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको हिंदी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जो बोर्ड पे कंटेंट होते हैं उसको इंग्लिश में लिखने की, और जो हम एक्सप्लेन करते हैं बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट है जो हमारा आता है सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह के बारे में। अभी आपने पहले पढ़ा था सुरक्षा क्या है, 3 प्रकार की, सेल्फ सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीन सेफ्टी। तो जो सुरक्षा चिन्ह है, अक्सर हम जहाँ जाते हैं, कहीं रेलवे पे जाए, रेलवे स्टेशन पे, या फिर सड़कों पे जाए, अस्पतालों में जाए, कहीं भी वर्कशॉप में जाए, तरह तरह के आप चिन्ह लगे हुए देखते हैं जो हमें मूक भाषा में बहुत कुछ बता देते हैं। तो सेफ्टी साइन कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या मतलब होता है, कैसे होते हैं, देखते हैं। तो पहला आता है हमारा निषेधात्मक, जो प्रोहिबिशन साइन होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं निषेधात्मक। इनका अर्थ होता है कि ये कार्य आपको नहीं करना है, ये कार्य करना मना है। जो इस प्रकार के साइन होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका शेप, बॉर्डर, बैकग्राउंड, कलर कैसा होता है, और आपको एग्जाम में फिगर दे दिया जाता है पहचानने के लिए कि ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो प्रोहिबिशन साइन होता है, निषेधात्मक होता है, इसका जो शेप होता है, आकार होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस वाले फिगर को, तो जो यहाँ पर शेप होता है, आकार सर्कुलर गोलाकार होता है। इसमें जो आपका बॉर्डर होता है, जो आपकी बॉर्डर बनी हुई है, ये रेड से होती है, लाल कलर की होती है। इसमें एक क्रॉस बार भी बना होता है, जो क्रॉस बार भी किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जो इसका बैकग्राउंड होता है, जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, वो व्हाइट सफेद कलर की होती है, और जो इस पे फिगर बना होता है, जैसे सिगरेट बना है, ये किस कलर का होगा, ब्लैक काले कलर का होगा। एक बार फिर से देखते हैं, जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, इनका शेप सर्कुलर गोलाकार होगा, इसमें बॉर्डर रेड बॉर्डर होगा और रेड क्रॉस बार होगी, इसका बैकग्राउंड व्हाइट होगा और जो चिन्ह होगा वो ब्लैक कलर का बना होगा। जैसे कि आपके सामने एक चिन्ह बना हुआ है, ये क्या है, धूम्रपान
निषेध है, मतलब यहाँ कोई ज्वलनशील वस्तु हो सकती है, तैलीय पदार्थ हो सकता है, इसलिए आपको धूम्रपान करना मना है। दूसरा देखते हैं वो है मैंडेटरी चिन्ह, जिसे हम अनिवार्य कहते हैं। इस सॉरी फॉर डिस्टर्ब फ्रेंड्स, जो दूसरा है आपका ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब हो गया अनिवार्य। अनिवार्य मतलब किसी भी काम को करने से पहले ये आपको जरूर करना है। जैसे आप अगर वर्कशॉप में जा रहे हैं तो आपको सेफ्टी शूज पहन के जाना है, एप्रन पहन के जाना है, सर पे आपके हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए। आज जो भी आते हैं अनिवार्य के अंतर्गत आते हैं, मैंडेटरी के अंतर्गत आते हैं। जो इनका आकार होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं जो कि हैंड ग्लव वाला दर्शाया गया है, इनका भी आकार कैसा होता है, सर्कुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं गोलाकार होता है। इसमें हमारी कोई बॉर्डर ना होती है और ना ही कोई हमारी क्रॉस बार होती है। इसमें बॉर्डर और क्रॉस बार क्या होते हैं, नील होते हैं, नहीं होते हैं। जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, जो बैकग्राउंड है, ये वाला आपका ब्लू नीले कलर का होता है। और जो इस पे साइन बने होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जो एक ग्लव्स बना हुआ है, ये व्हाइट कलर का, सफेद कलर का बना होता है। कैसा होता है, जो मैंडेटरी चिन्ह है, अनिवार्य संकेत है, इनका जो शेप है वो सर्कुलर गोलाकार होगा। इसमें कोई ना बॉर्डर होती ना क्रॉस बार होता है। जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होगा, नीले कलर का बैकग्राउंड होगा। उस पर चिन्ह कैसा होगा, व्हाइट सफेद रंग का चिन्ह होगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ दर्शाया गया है कि आपको ग्लव्स का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आप किसी मशीन वगैरह कार्य करने जा रहे हैं तो ग्लव्स को आपको प्रयोग करना है, मशीन पर गार्ड का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, दर्शाते हैं किसको, मैंडेटरी अनिवार्य संकेत को। तो तीसरा आता है वार्निंग साइन आता है, चेतावनी चिन्ह। ये हमें किसी सूचना या खतरे की चेतावनी देती है कि इससे दुर्घटना हो सकती है, ये काम करना डेंजरस है। जो इनका शेप होता है कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कैसा होता है शेप इनका, ट्रायंगुलर, त्रिभुज के आकार का इनका आकार होता है। और जो इस पे आपका जो बॉर्डर है, जो ये बॉर्डर है, और जो इस पे निशान बने होते हैं, जो आपका पहले बॉर्डर है ब्लैक कलर का हो गया, और जो इस पे निशान चिन्ह बना होता है वो भी ब्लैक कलर का होता है। अब बात की जाए जो इसकी पृष्ठभूमि होती है, ये कैसी होती है, येलो या पीले रंग की होती है। ये आपका साइन बना हुआ है, क्या दर्शा रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है, थोड़ा इससे दूर रहें। फिर से रिपीट करते हैं, वार्निंग, चेतावनी साइन, आकार कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। जो शेप है कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। जो इस पे चिन्ह बने होंगे ब्लैक कलर के होंगे। जो बॉर्डर होगा ये भी ब्लैक कलर का होगा। जो पृष्ठभूमि होगी कैसी होगी, येलो या पीले कलर की होगी। नेक्स्ट आता है लास्ट, इंफॉर्मेशन साइन। ये हमें किसी चीज के होने की सूचना देते हैं। जैसा आप चौथा फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाया गया है जो फर्स्ट एड के बारे में, क्या फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध है। तो इसका आकार कैसा होता है, कभी कभी स्क्वायर वर्गाकार होता है, या कभी कभी ऑब्लॉन्ग, जिसे हम हिंदी में दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो दोनों हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है या फिर ऑब्लॉन्ग हो सकता है। इसका शेप, इसमें भी कोई बॉर्डर नहीं होता और ना ही इसमें कोई क्रॉस बार होती है। होता है क्या, इसमें आपका एक बैकग्राउंड होता है और बैकग्राउंड के बाद जो आपका चिन्ह बना होता है। बैकग्राउंड कैसा होगा, ग्रीन, हरे रंग का बैकग्राउंड होगा, और हरे रंग के बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर का चिन्ह बना होगा। फ्रेंड, आशा करते हैं आपको सेफ्टी साइन समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवर्स करिएगा, फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। मान लीजिए दुर्घटना हो गई, तो दुर्घटना स्थल पे तुरंत तो आपके डॉक्टर उपस्थित होते नहीं है, ना कि बगल में आपके हॉस्पिटल होता है कि तुरंत मरीज को वहां शिफ्ट कर दें। तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले स्पॉट पर, या उसको मरीज को, पेशेंट को शिफ्ट करने से पहले हॉस्पिटल में जो कुछ भी हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, वही हमारा फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मान लीजिए कहीं कट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर उस ब्लीडिंग को हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, उससे उसकी जीवन बच सकता है, ज्यादा ब्लड नहीं बहेगा, उससे जो हमें आगे आने वाले नुकसान है उससे बचा जा सकता है। और ब्लड बहना रुक जाएगा तो जो उसका हेल्थ है ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट एड है, इसका जो मेन एम है, पहला है प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाना होता है। दूसरा प्रिवेंट फर्दर हार्म, जो आगे आने वाली हानियां होती हैं उससे बचाव के लिए होता है। तीसरा है प्रमोट रिकवरी, जो कि स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देना होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, अगर कट गया है, ब्लड को आप रोक देते हैं तो उससे आप उसके जीवन को बचा सकते हैं। मान लीजिए ज्यादा ब्लड बह गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ज्यादा ब्लड बहने से उसमें और सारी कमियां आ सकती हैं, आपको फिर से ब्लड देना पड़ेगा और उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नेक्स्ट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है एबीसी का फुल फॉर्म लिखा रहेगा इन एबीसी। ए स्टैंड फॉर, तो ए का मतलब क्या होता है, एयरवे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वायु मार्ग।
बी मतलब होता है ब्रीथिंग या श्वसन, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन परिसंचरण। कोई भी आपको मरीज मिला, कोई भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, तो हम देखेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट देते समय, फर्स्ट एड देते समय क्या करना है, उसके एयरवेज वायु मार्ग को साफ करना है कि उसके अंदर जो कुछ कण वगैरह फंस गया उसको बाहर निकालना है। तो ये होता है ए का मतलब एयरवे, वायु मार्ग को साफ करना, कंठनली को साफ करना। बी है दूसरा ब्रीथिंग, देखेंगे सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर सांस नहीं चल रही है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देते हैं, कृत्रिम श्वसन देते हैं, बाहर से उसे श्वसन देते हैं। इसके लिए 3 विधियां होती हैं। पहला है आपका सेफर प्रोसेस। सेफर प्रोसेस में क्या करते हैं, सेफर सिल्वेस्टर लाबोर्ड, इससे इतने क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि में हम रोगी को किस तरीके से लिटाते हैं। तो सेफर का प्रोसेस होता है, सेफर में हम रोगी को पेट के बल लिटाते हैं। मान लीजिए उसके फ्रंट में कोई दिक्कत है, उसके बैक में कोई दिक्कत हो गई है, पीछे कोई चोट लग गई है, तो रोगी को क्या करेंगे, हम पेट के बल लिटाएंगे। किसमें, सेफर के प्रोसेस में। दूसरा है सिल्वेस्टर का प्रोसेस। सिल्वेस्टर के प्रोसेस में मान लीजिए उसके सामने वाले भाग में, पेट में या फिर सीने पर कोई चोट लग गई है, तो उसे हम पीठ के बल लिटा के ट्रीटमेंट करते हैं। जो तीसरी सबसे आसान विधि होती है, पूछा जाता है एग्जाम में, जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की सबसे साधारण सी विधि होती है, कौन होती है, वो होती है लाबोर्ड विधि। इसमें हम क्या करते हैं, रोगी को माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देते हैं, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा। तो यह है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की। सेफर में पेट के बल लिटाएंगे, सिल्वेस्टर में पीठ के बल लिटाएंगे, लाबोर्ड में माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन देते हैं। तीसरा आता है सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका रक्त का परिसंचरण रोगी के शरीर में बंद हो गया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। तो अगर उसमें रक्त का परिसंचरण नहीं हो रहा है, नाड़ी वगैरह से डॉक्टर लोग चेक करते हैं, तो उसके लिए एक विशेष प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक मेडिकल टर्म है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। किस लिए दिया जाता है, जब पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो, उसका ब्लड सर्कुलेशन ना हो रहा हो, तो बिल्कुल ट्रेन जो मेडिकल पर्सन होते हैं वो सीपीआर का प्रोसेस करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब हिंदी में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, एज इट इज हिंदी में और एज इट इज इंग्लिश में सेम लिखा होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यदि व्यक्ति आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, आपको नहीं देख रहा है, आपको कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, मतलब वो अनकॉन्शियस हो गया है। कैसा हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कोमा कहते हैं, हृदयाघात। ये बहुत जटिल स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है, द कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियस हिंदी में होगा। यदि व्यक्ति आपकी बातों का उत्तर नहीं दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कोमा की स्थिति कहते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम गोल्डन आवर की। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल्डन आवर, जो सुनहरा घंटा होता है। क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद का जो पहला 30 मिनट होता है उसी को हम कहते हैं गोल्डन आवर। फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट मीन्स एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला 30 मिनट होगा, प्रारंभिक 30 मिनट होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसी को हम गोल्डन आवर कहते हैं। इसमें रोगी की मृत्यु की संभावना अधिक होती है। आपने अक्सर देखा होगा अस्पताल ले जाते समय ही बीच में रोगी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, 30 मिनट को पार करके होते हैं और जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं सॉरी ही इज नो मोर, आपने इसे लाने में देर कर दी। तो वहाँ क्यों कहते हैं, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा हो चुका होता है, 1 घंटे 2 घंटे हो चुके होते हैं, और 30 मिनट में जो मरने की संभावना होती है रोगी की बहुत अधिक होती है। तो इसे हम कहते हैं गोल्डन आवर। आफ्टर एक्सीडेंट का जो फर्स्ट 30 मिनट होता है दैट इज कॉल्ड गोल्डन आवर। इसके बाद एक टर्म आता है सॉफ्ट स्किल। कहीं भी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, वर्कशॉप में काम करते हैं, तो जो आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे बोलते हैं, दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, आपकी आदतें कैसी है, आप कितने ईमानदार हैं कंपनी के प्रति, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे आपको वर्ड दे दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल का पार्ट नहीं है, सॉफ्ट स्किल का शब्द नहीं है। तो मेनली क्या होता है, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ये भी एक सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है कि जो आपका एटीट्यूड कैसा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
दूसरा जो टीम वर्क है, आपको हमेशा ग्रुप में काम करना चाहिए, ना कि ग्रुप से अलग थलग काम करना चाहिए। कई कंपनी में काम करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर काम करो, ऑफिस में काम करो। टीम वर्क जो है, समूह में कार्य करना, ये भी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको आत्मविश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। जो भी आप बातें बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें कितना आपका आत्म कॉन्फिडेंस है, कितने आप आत्मनिर्भर हैं, ये भी एक आता है सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत। नेक्स्ट है लॉयल्टी, आप जो फर्म जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसके प्रति कितने लॉयल हैं, कितने उसके मतलब ईमानदार हैं, ये भी एक सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। जो लास्ट पूछा जाता है कभी कभी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, जो आपके बातचीत करने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सुने, ध्यानपूर्वक सुने, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये सारे वर्ड जो हैं सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट इसमें जो हमारा लास्ट टर्म बचता है वो है 5S कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप लोगों ने सेफ्टी में पढ़ा है, 5S जो कॉन्सेप्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक जापान का जो 5S जापान का कंसेप्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये रिड्यूस वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपव्यय होते हैं, उसको कम करता है, और जो प्रोडक्शन की रेट होती है उसको बढ़ाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया था मेन एम ऑफ 5S कंसेप्ट, जो 5S कंसेप्ट है इसको लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है यही है कि हमें जो वेस्ट है उसको कम से कम करना है, वेस्ट मटेरियल को, अपव्यय को कम करना है, और जो हमारा प्रोडक्शन का रेट है इसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो ये आपको टिक करना होगा। तो 5S है, इसमें 5 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इनका भी मतलब आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमने आपको बताया है कि हम केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, डीप नहीं जा रहे हैं, तो सारे शब्दों को मतलब आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले है शेरी। शेरी का जो मतलब होता है सॉल्ट, हिंदी में कहते हैं छटनी। आपके वर्कशॉप में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, कुछ आपके उपयोग के होते हैं, कुछ आपके उपयोग के नहीं होते हैं, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में, वर्कशॉप में, कहीं भी हो। तो इसका जो सबसे पहला शब्द है शेरी, जिसका मतलब होता है सॉल्ट। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे उपयोग की चीजें उसको अलग रखना है, जो भी अनुपयोगी चीजें उसको हमें अलग रखना है, ये है सॉल्ट का मतलब, शेरी। दूसरा आता है सेशन, इसका मतलब सेट, क्रम निर्धारण। और आपने उपयोगी चीजों को अलग कर दिया, अनुपयोगी चीजों को अलग कर दिया, तो जितनी भी आपके पास उपयोगी चीजें बची हैं उनको हमें क्या करना है, एक क्रम से रखना है, सेट वाइज रखना है। जैसे मान लीजिए आप वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको अलग रखना है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट को अलग रखना है, फाइल को अलग रखना है। जो भी मेजरिंग में भी कई प्रकार के होते हैं, लीनियर है, एंगुलर है, कुछ सूक्ष्ममापी है, कुछ नॉन प्रिसीजर है, तो हमको अलग अलग कैटेगरी वाइज रखना है। तो ये हो गया सेट या फिर क्रम निर्धारण। इसका आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर पर देखते होंगे। थर्ड है सीसो, इसका मतलब है स्वाइन, साइन या स्वच्छता। आपने सारी चीजों को क्रमवार रख दिया, अब उसकी हमें नियमित सफाई करते रहनी है, स्वच्छता करते रहनी है। जो भी आप मान लीजिए वर्कशॉप में कार्य करते हैं, जो मशीनें हैं उसको भी साफ रखना है, शॉप फ्लोर को साफ रखना है, अपनी भी स्वच्छता पर ध्यान देना है, टूल्स का भी स्वच्छता पर ध्यान देना है। तो ये सारे हमारे साइन सीसो के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सिकेट्सु। सिकेट्सु जिसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइज्ड, मानकीकरण। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हैं तो जो भी आपकी चीजें हैं ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड में बन जाएंगी, तो सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी। तो ये है सिकेट शू का मतलब। नेक्स्ट आता है सेट सुके। सेट सुके जो कि लास्ट टर्म है हमारा 5S का, इसका मतलब होता है सस्टेन, स्व अनुशासन। तब आपको आत्म अनुशासन में रहना है। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं, शेरी को, सेशन को, सीसो को, सिकेट्सु को, तो कहा जाता है कि जो 5S है, सिटसुके है, सस्टेनो अपने आप फॉलो हो जाता है। अगर आप शॉर्ट करते हैं, सेट करते हैं, साइन करते हैं, उसको स्टैंडर्ड के अनुसार मेंटेन करते हैं, तो जो अनुशासन है अपने आप उसमें बना रहता है। लास्ट टर्म आता है, आज की जो परीक्षाएं होती हैं जो काफी मॉडरेट लेवल की हैं, हायर लेवल की धीरे धीरे होती जा रही, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा अलग हो गया है। एडवांस सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वेस्ट मटेरियल से, कि किस वेस्ट के लिए कौन सा कलर कोड होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं चार्ट के जरिए। जो आपके पेपर है, कागज की वेस्टेज है, इसके लिए जो कलर कोड होगा, बिन का कलर कोड, किसका कलर कोड है, ये आपका बिन का है कि किस डस्टबिन में आपको डालना है। जो पेपर का कलर कोड होगा, पेपर के वेस्ट के लिए वो ब्लू कलर का आपका डस्टबिन होगा, नीले कलर का।
जो प्लास्टिक के लिए, जो प्लास्टिक वाले जितने भी मटेरियल है, वेस्टेज हैं, उसको अगर हमें फेंकना है तो येलो डस्टबिन का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्ड आता है मेटल। बहुत बार पूछा गया है कि अगर धातु मेटल का कोई वेस्ट है तो उसके लिए कलर कोड क्या होगा, तो रेड कलर कोड होगा। ग्लास, शीशा जिसे कहते हैं, ग्लास के लिए जो भी कलर कोड होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है। फूड, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं ये किस कलर कोड में फेंके जाते हैं, जो ब्लैक कलर का कलर कोड होता है ये फूड के लिए होता है। और इसके अतिरिक्त अगर कोई आपका वेस्ट मटेरियल है तो उसके लिए स्काई ब्लू कलर कोड यूज किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। पेपर के लिए ब्लू, प्लास्टिक के लिए येलो, मेटल के लिए रेड, ग्लास के लिए ग्रीन, फूड के लिए ब्लैक, अदर के लिए स्काई ब्लू। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल के जो आपके कलर कोड है जिनके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको जो ये क्लास है सेफ्टी वाली पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। जो हमारी क्लासेस हैं ज़्यादा डीप में ना जाकर हम पॉइंट टू पॉइंट बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेफ्टी है, काफ़ी सिंपल लेसन है, आप लोगों को आता भी होगा, तो इसलिए हमने बहुत जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे अपने मेजरिंग टूल के बारे में। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल के ऑफिशियल चैनल से बने रहिए और एंजॉय करते रहिए वीडियोस का। यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप जाकर ऐप के थ्रू टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको 20 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं, जिसमें कि हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10 सेकंड का आपको समय देते हैं इसे नोट डाउन करने के लिए, प्लीज नोट डाउन करें। तो फ्रेंड, इसे आप लोगों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है जो भी चीजें हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो लोग भी CITS कर रहे हैं इस समय, उनके लिए जो POT की जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग POT के टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो थ्योरी है, ड्राइंग है, वर्कशॉप, कैलकुलेशन है, उसमें अधिकतर बच्चे पास हो जाते हैं। CITS वाले लटकते किसमें, वो POT में ही लटक जाते हैं और POT पास करना दिक्कत हो जाता है। और जिसका एक बार बैक लग गया उसका फिर चाहे ITI हो या CITS हो, बैक लगता रहता है। तो आप POT के लिए भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, पहले आपको चैप्टर वाइज दिए जाएंगे MCQ। चैप्टर वाइज जब आपका MCQ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको टोटल एक साथ सारे टॉपिक का MCQ मिलेगा। तो आप POT वाले टेस्ट सीरीज के भी MCQ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल के ऑफिशियल चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।